हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे से होंगे। बेटा, नया जो टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हम एक टॉपिक पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है, इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, पर यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट। ठीक है, इंटरनल ऑडिट में तो हम क्या देखते थे? हम ये देखते हैं कि कंपनी का जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है, वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, इफेक्टिवली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, कंपनी के जितने भी कंट्रोल्स हैं विद रिगार्ड टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या विद रिगार्ड टू द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, वो सब हम देखते थे। ठीक है, बट जहाँ पे बात कर रहे हैं रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट, तो यहाँ पे जो बेसिक जो फोकस है एज द नेम सजेस्ट, वो किसके ऊपर है? रिस्क के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑडिट चल रहा है वो बेसिकली किसके ऊपर चल रहा है? ओनली रिस्क के ऊपर। ठीक है, देखिए बहुत सारी कंपनीज हैं जो बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं, क्लैप्स कर जाती हैं, क्योंकि वो रिस्क को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते टाइमली बेसिस पे। ठीक है, जैसे हम इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हमें होता है कि नहीं, एक दूसरे को देखते हैं, पैसा कमाना है, आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है, बट एक दूसरे को देख के तरक्की करने के चक्कर में हम एक चीज़ हमेशा मिस कर जाते हैं, वो है रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट बेटा है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, देखो, जब भगवान सही है, ठीक है, उसकी निगाह सही है, फिर तो चलो ठीक है, रिस्क वही मैनेज कर जाता है, बट वो भी कितना टाइम देखेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, हमें पता है कि कल को कोई दिक्कत आ गई हमारे देश में, हमारी सरकार कोई हेल्प नहीं करने वाली। ठीक है, हमें पता है कि कोई दिक्कत आ गई, ठीक है, कोई आपदा आ गई हमारे ऊपर, कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ घर में कोई, ठीक है, मिस हैपनिंग होगी, तो हमें पता है कि गवर्नमेंट कोई हमारी हेल्प नहीं करने वाली यहाँ पे। सबको पता है ये तो, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट के पास और बहुत लोग हैं, करोड़ों लोग हैं जो गरीब तबके के हैं, एक वक्त की दो वक्त की रोटी नहीं है उनके पास। ठीक है, तो सरकार के जो ये दाल आटा स्कीम पे तो सर्वाइव करते हैं। ठीक है, तो कहने का भाव क्या है कि जब से हेल्थ इंश्योरेंस है, ठीक है, अब एक साल चलो आपने नहीं ली, कुछ हुआ भी नहीं, ठीक है, 20-25 हज़ार बच गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, चौथा साल हो गया, 5वां साल हो गया, 6वां साल हो गया, 7वां साल हो गया। ठीक है, 8वें साल आके इकट्ठा आपका 2.5 लाख का खर्चा आ गया। ठीक है, अब आप सोचेंगे, एक तरफ से ये देखा जाएगा यार, वैसे भी तो अगर मान लो 20,000 पर एनम पे करते हम, 20,000 पर एनम पे कर भी रहे होते, तो 8 साल में हमने 1,60,000 तो दे ही दिया होता। ठीक है, और ब्याज लग लग के वो वैसे भी 2 लाख हो जाता। तो चलो 2.5 लाख लग गया तो कौन सी बड़ी बात है, 40-50 हज़ार तो एक्स्ट्रा लगा। बट यहाँ पे एक दिक्कत है। ठीक है, यहाँ पे हम जो पैसे थोड़े बहुत हमारे बचे, जो हमने पे नहीं किया हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है, वो तो चलो खर्च कर दिया होगा हमने, कहीं ना कहीं खर्च हो गया होगा। अब यहाँ पे जो सडन एक्सपेंडिचर आ गया, तो हमारा ये बजटेड एक्सपेंडिचर तो था नहीं कि हाँ 2.5 लाख का ये दिक्कत आ जाएगी हमें, ठीक है, एक्सीडेंट हो जाएगा या बीमारी घर में आ जाएगी और 2.5-3 लाख इकट्ठा खर्चा हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है? पुअर रिस्क मैनेजमेंट है, पुअर रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, तो जहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट पुअर होती है, तो वहाँ पे जो कंपनीज हैं, ठीक है, उनके जो क्लैप्स होने के चांसेस पूरे होते हैं। ठीक है, कोई कंपनी है, ठीक है, निकल जाए निकल जाए, ठीक है, ये तो चांसेस हैं कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनी भी क्या है कि क्लैप्स हुई हैं जस्ट ड्यू टू पुअर रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, देखो, रिस्क कोई एक नहीं है, जैसे हम एज इंडिविजुअल बात करते हैं, ठीक है, हम इंडिविजुअल के तौर पे बात करते हैं, हमारी को क्या दिक्कत रहती है, हम जैसे देखा होगा क्या क्या पॉलिसी कराते हैं, हम हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं, ठीक है, हम टर्म इंश्योरेंस करवा रहे होते हैं, ठीक है, तो ऐसी ऐसी कई इंश्योरेंस हम और करवाते हैं। ठीक है, मोटर गाड़ी है, 2 पहिया वाहन है, ठीक है, उसकी 2 व्हीलर इंश्योरेंस है। ठीक है, और 4 व्हीलर है, मान लो कार है रखी, उसकी अलग से इंश्योरेंस है, कार की इंश्योरेंस है। तो हर चीज़ की इंश्योरेंस ही इंश्योरेंस है। ठीक है, अब मान लो एक फैमिली है छोटी सी, जैसे मैं हूँ, मेरे वाइफ है, ठीक है, 2 बच्चे हैं, ठीक है, 4 लोग हैं। अब मान लो हमारी जो इंश्योरेंस की पॉलिसी है वो कितनी है? 30,000 की है, साल की जो एनुअल किस्त आ जाती है। ठीक है, एनुअल किस्त जाते हैं 30,000 है। अब टर्म इंश्योरेंस की पॉलिसी है, उसकी किस्त जा रही है 40,000। ठीक है, 2 व्हीलर की जा रही है मान लो 2,000 जा रही है, कार की 20,000 जा रही है। तो आप सोचिए कि यानी कि 70 और ये 40, 1,10,000 तो मिनिमम जो है खर्चा किस में निकल गया? इंश्योरेंस में निकल गया हमारा। मिनिमम क्या है? इंश्योरेंस निकल गया 1,10,000 के करीब। ठीक है, ये मिनिमम जो है हमारा इंश्योरेंस में जा ही रहा है। तो आप सोचिए कि आप जो लोग जिनकी अब, ठीक है, इनकम ही मान लीजिए लिमिटेड है, ठीक है, महीने की इनकम ही कितनी है? 20-25 हज़ार है। वो चलो 2 व्हीलर तो है ही है उसके पास भी, तो कार नहीं ले रखी, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, अब उसका भी क्या है कि यहाँ पे 90,000 करीब, ठीक है, 90,000 लाख रुपया वही, ठीक है, कहाँ खर्च हो गया? इंश्योरेंस पे। अब वो तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, दे ही नहीं पाएगा इतने। तो उसको क्या है कि रिस्क खुद ही अपना लेना पड़ता अपने सिर पे।
ठीक है। तो दो तरह की चीज़ें होती है बेटा, एक तो होती है कि आपके रिस्क एपेटाइट कितनी है, ठीक है। रिस्क एपेटाइट होती है कि आप कितना रिस्क झेल सकते हैं। हर एक रिस्क को तो आप इंश्योर करवा नहीं सकते। अब हज़ारों रिस्क है, ठीक है, हज़ारों तरह के रिस्क होते हैं। अब बिल्डिंग कोलैप्स कर सकती है, अब क्या मैं बिल्डिंग की इंश्योरेंस लूँ? लोग उसकी भी ले लेते हैं, ठीक है। जब आप लोन लेते हो बैंक से तो वो कहते हैं कि बिल्डिंग की भी इंश्योरेंस करवा लो जी, ठीक है, हर तरह की इंश्योरेंस कर दो जी, किस्तें ले लो जी, ठीक है, उसकी ईएमआई बना देंगे जी इंश्योरेंस की भी, ठीक है। तो ऐसे ऐसे तो कहने का भाव क्या है कि रिस्क एपेटाइट होती है कि हम कितना रिस्क बियर कर सकते हैं, कितना रिस्क बियर कर सकते हैं। हमें ये लगता है कि नहीं, कि हाँ भी इस चीज़ को हमने, इस रिस्क को मैनेज नहीं करना, ये रिस्क तो हम लेंगे ही लेंगे, ठीक है। जैसे मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ। अब मैं जो हूँ, बहुत ज़्यादा मेरी एक आदत है, शुरू से हैबिट है, मैं कुछ ना कुछ लोन लेके रखता हूँ, उसको आगे इन्वेस्ट करता हूँ। कुछ ना कुछ लोन लेके आगे इन्वेस्ट करता हूँ। जैसे लोन के जैसे लिया, मेरा घर है, हाउस है, उसके ऊपर मैंने क्या लिया, एक लैप लिया, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लिया, ठीक है। वो जगह ली मैंने 17 लाख की, ठीक है। वो आगे जाके 2 3 4 साल में कितने की होगी, 50 लाख की, ठीक है। फिर मैंने वो बेच दी। अब देखा जाए ब्याज तो मैंने कुछ भी नहीं दिया, ठीक है। और वो 50 लाख की जगह भी होगी, तो बेच के फिर आगे जगह ले ली, ऐसे करके। तो मतलब अब इसमें दो चीज़ें हैं, ठीक है। पहले कई बार ये भी हुआ कि लोन लिया, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लिया, उसको आगे इन्वेस्ट किया, ठीक है। मान लो 20 लाख लिया, 20 लाख इन्वेस्ट कर दिया, और हालत ये होगी कि 10 साल बाद जाके ये चीज़ जो 20 लाख की थी वो 20 लाख की बिकी, या 2 लाख कम बिकी, या 2 लाख ज़्यादा बिकी, मान लो, ठीक है। इसके ऊपर ब्याज भर भर के मान लो 50 लाख दे दिया, बैंक को 20 का 50 लाख दे दिया, और चीज़ कितने की बिकी, 20 लाख की, तो लॉस कितना का, 30 लाख, ठीक है। ये तो हुआ इनिशियल स्टेजेस पे, जहाँ पे पता ही नहीं था कि लोन लेना कितना है, ठीक है, और उसको रीपे कैसे करना है ना ना, ठीक है, उसको इन्वेस्ट कैसे करना है, ठीक है। तो मतलब कि मिसमैनेजमेंट इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि प्रॉपर रिस्क मैनेज नहीं किया, रिस्क मैनेजमेंट पता ही नहीं था कैसे करना है, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट पता ही नहीं कैसे करना है। तो अब वो वही बात आती है, धीरे धीरे एक्सपीरियंस आता है तो आपको रिस्क मैनेज करना भी आ जाता है। इतना की लोन लेना, हमने इतना ही इन्वेस्ट करना है और इस तरीके से इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो आपको तीनों चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। तीनों आपको पता ही है। एक हमारा ऑपरेशंस होते हैं, जो हमारी रूटीन की इनकम है, इफेक्टिव जो काम होता है हमारा। दूसरा, जो हमारे को, ठीक है, फाइनेंसिंग आनी चाहिए, ठीक है। कि लोन लेना कहाँ से, कितना लेना है, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ले सकते हैं हम, कम से कम डिफरेंट ऑप्शंस क्या है। तीसरा वही इन्वेस्टिंग है, ठीक है। तो अगर आपकी तीनों में से एक भी चीज़ मिस है तो डेफिनेटली यू विल गोइंग टू फेल, यू विल गो गो टू फेल, ठीक है, यू विल फेल। तो आपको फेल होना ही है फिर, ठीक है। तो आपको ये तीनों चीज़ें अच्छे से पता होनी चाहिए। आपकी रूटीन इनकम अच्छी है, एक्टिव इनकम अच्छी है, ठीक है। प्लस क्या है कि आपको पता है कि कुछ को कुछ पैसे कम हो रहे हैं, कुछ पैसा चाहिए आपको लोन पे, तो वेयर विल दैट मनी कम फ्रॉम। तो फाइनेंसिंग के ऑप्शंस क्या हैं आपके पास। लास्ट है इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग करनी कहाँ पे है, अगर आपकी इनकम भी रेगुलर अच्छी है, ठीक है, और फाइनेंसिंग भी आपने अच्छे से कर ली, बट आपने इन्वेस्टमेंट गलत जगह पर कर दी, 15 20 साल पैसे ही फंस गया वहाँ पे, लॉस हो गए, अभी मार खाओगे। तो मतलब कि इन्वेस्टिंग का तो सीधा होता है जी, ठीक है, पूरा सोच समझ के करो, ठीक है, पूरा डीप एनालिसिस करके करो, और पूरा ये मान के चलो कि यहाँ पे लॉसेज भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उसका क्या वे होता है, डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। डाइवर्सिफाई करो चीज़ों को, इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करो, उस हिसाब से चलो, ठीक है ना। चलिए, तो आप समझ गए इस चीज़ को। तो यहाँ पे ये तो मैंने बेसिक चीज़ बातें समझाई, ठीक है। तो आपको 2 3 वर्ड समझ आए। रिस्क मैनेजमेंट में क्या होता है, पहले तो हम रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं कि रिस्क है क्या क्या। फिर हम देखते हैं कि कौन से रिस्क जो है मैनेजेबल हैं, कौन से क्या है रिस्क मैनेज नहीं हो सकते, ठीक है। कुछ जो रिस्क रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे सिर पे पंखा टंगा हुआ है, अब ये पंखा ही खुल के गिर गया तो मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये तो रिस्क है ही है, कुछ भी हो सकता है, पैर तो फिसल सकता है, गिर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो रिस्क तो है ही है, ठीक है। ये तो रिस्क हमें लेना ही पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो फिर हम बैठे रह जाएंगे अंदर, ठीक है। अब कुछ रिस्क होते हैं जिसको मैनेज किया जा सकता है। अब एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है, उसको तो रोका जा नहीं सकता। हम ध्यान से ड्राइव कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, सेफ्टी के साथ चल सकते हैं, पर सामने वाला अंधों की तरह आ रहा है, या पीछे से किसी ने ठोक दिया, एक्सीडेंट हो गया, तो उसका क्या करेंगे हम, ठीक है। तो उसको मैनेज करने के लिए क्या है, ठीक है, रिस्क को आप पूरे तौर से एलिमिनेट नहीं कर सकते, बट यू कैन मैनेज द रिस्क, ठीक है। तो मैनेज करने का तरीका क्या, आप हेल्थ इंश्योरेंस ले लेते हो, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हो आप, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। तो जिसको आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफाई करने के बाद क्लासीफाई किया, ठीक है, किसको आप क्या है कि रिस्क जो है, ठीक है, कौन से कंट्रोलेबल है, कौन से अनकंट्रोलेबल है, ठीक है, किसको आप मैनेज कर सकते हो, किसको नहीं कर सकते,
ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि पूरा रिस्क मैनेजमेंट चलता है। अब हम जो बात कर रहे हैं इस चैप्टर में, देखो वो फोकस किस पे रहने वाला है, रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट। तो एक ऑडिटर है जो देखता है कि हाँ, कि जो मैनेजमेंट है, ठीक है, उसने रिस्क जितने भी हैं उसको सही ढंग से, सही वे में आइडेंटिफाई किया है कि नहीं किया। आइडेंटिफाई किया है कि तो उसको मैनेज करने के लिए क्या पॉलिसीज बना रखी हैं, और जो क्या उनका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है रिस्क को मैनेज करने के लिए, और जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो रिस्क कर रहा है वो प्रॉपरली इफेक्टिवली वर्क भी कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है। क्या जो रिस्क जो प्रोसीजर्स हैं या रिस्क पॉलिसीज हैं उसको टाइमली बेसिस पे आइडेंटिफाई किया गया है कि नहीं किया गया, अपडेट किया गया है कि नहीं किया गया। ठीक है। तो अपडेट किया है तो उसके अकॉर्डिंग फिर जो रिस्क मैनेजमेंट है वो की गई है कि नहीं की गई। ठीक है। अब रिस्क जो है वो चेंज होता रहता है। मैं बताता हूँ आपको बड़ी अच्छी एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे एक बिजनेस है। अब एक नोकिया, आपको शायद पता है नहीं पता, मुझे नहीं पता। ठीक है, आप छोटे बच्चे हो। तो मेरे टाइम पे व्हेन आई वाज आई थिंक 25 ईयर्स ओल्ड, तो उस टाइम ना किसी के पास सैमसंग का फ़ोन होता था तो कहते क्या चाइनीज़ फ़ोन है। तो लोगों को पता ही नहीं था कि ये कंपनी कहाँ की है, कौन सी है। सैमसंग को कोई जानता ही नहीं था यहाँ पे इंडिया में। उस टाइम नोकिया की तूती बजती थी। ठीक है, मतलब कि फ़ोन मतलब नोकिया ऐसे होता था। ठीक है। तो नोकिया के पीछे पागल थे कि फ़ोन लेना है तो नोकिया का ही लेना है। ये सिस्टम था। तो नोकिया के पास ऑप्शन आया गूगल का। ठीक है, एंड्रॉयड वर्जन, उससे नया नया एंड्रॉयड आया था। तो नोकिया ने क्या किया, एंड्रॉयड को इग्नोर कर दिया, देखा ही नहीं। तो जो सैमसंग कंपनी थी उन्होंने अपने जो फ़ोन थे उसमें वो एंड्रॉयड वर्जन ला दिया। ठीक है। तो यानी कि अब जो नोकिया था वो जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा था उसकी टेक्नोलॉजी आउटडेटेड होगी। और ये गूगल जो थे इनका एंड्रॉयड वर्जन, एंड्रॉयड जो था टेक्नोलॉजी, ठीक है, सॉफ्टवेयर, वो सैमसंग के पास चला गया। उन्होंने वो अडॉप्ट कर लिया। ठीक है। अब सैमसंग जो है पीक पे चला गया। ठीक है, बहुत सालों तक पीक पे रहा। अब तो चलो ये चुन्नू मुन्नू टाइप चाइनीज़ कंपनी बहुत घुस गई बीच में, ये वीवो ओप्पो ये वो लटरम फटरम शटरम। ठीक है। तो सैमसंग अब थोड़ा पीछे चला गया। ठीक है। तो एक टाइम था कि बहुत साल, कम से कम 15 साल तक ये पीक पे रहा है, 10-15 साल तो पीक पे रहा है। ठीक है। उससे पहले ये नोकिया का बहुत रहा है, 10-15 साल। ठीक है। अब जो है ये मिक्स हो गए चाइनीज़ फ़ोन। ये एप्पल तो चलो है ही है। ठीक है, वो तो अगला चीज़ ही अलग है। ठीक है। तो कहना जो मैं चाहता हूँ वो ये है कि देखिए अब उन्होंने क्या है कि उस रिस्क को आइडेंटिफाई नहीं किया। जब चेंज इन टेक्नोलॉजी होता है, ठीक है, जो चेंज होता है किसमें, टेक्नोलॉजी में। ठीक है। तो ये भी क्या है, एक बड़ा रिस्क होता है। जैसे चैट जीपीटी आ गया, एआई आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, ये भी एक रिस्क है। तो आपकी जॉब खा सकता है वो, तो बिजनेस को खा सकता है। ठीक है। जैसे करियाने वाले थे, ग्रोसरी वाले, वो ठीक है जी, भगवान दे रहा है, काम चल रहा है सब, 35-40-50 हज़ार लाख रुपए भी कमा रहे हैं। ठीक है, बढ़िया चल रहा है जी। अब उनके काम आधे भी नहीं रह गए, क्यों, सब लोग ये ऑनलाइन मंगाने शुरू कर दिए। ये क्विक कॉमर्स वाले, ये ब्लिंकिट है, इंस्टामार्ट है, या आप उससे मंगाते हो टाटा, ठीक है, बीबी नाउ, बिग बास्केट जो है, अभी ऑर्डर किया 10 मिनट में आपके घर पहुंच जाते हैं। तो बंदा कहता है क्या काम बंद करके जाएंगे हम सामान लेने, तो घर तो पहुंच ही जाता है। ठीक है ना। तो कहने के बाद क्या है, चेंज इन टेक्नोलॉजी जो है, ठीक है, ये भी क्या है कि आपको बिजनेस को ख़त्म करने में, ठीक है, एक चीज़ बन सकती है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अब इतने साल हमारे, ठीक है, मोर देन अ डेकेड हमने ऑफलाइन क्लासेस ली। ठीक है। फिर एक टाइम आया कि काम काफ़ी घटना शुरू हो गया, 16-17। अब लुधियाना में रहता हूँ मैं, इतना बड़ा टाउन भी नहीं है। ठीक है। तो यहाँ तो पंजाब में ट्रेंड है वैसे ही बाहर जाने का, कनाडा, ठीक है, और क्या नाम है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, दुबई जाना है बस बाहर, कहने के बाद मतलब। ठीक है। ऑफलाइन क्लासेस का एक ट्रेंड हो गया, ये ख़त्म होना शुरू हो गया। तो 17 के करीब जाके क्या है कि जो ट्रेंड था वो ऑनलाइन क्लासेस में चला गया। ठीक है। तो हमने फटाफट किया कि हमें लग गया आइडिया कि जो चेंज इन टेक्नोलॉजी हो रहा है, इस कारण से काम घट रहा है, और कि ये खाली कंपटीशन रीज़न नहीं है। लोकल कंपटीशन इज़ नॉट द ओनली रीज़न। ठीक है। तो ये दिक्कत क्या आ रही है कि हाँ भी टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो चुकी है। ठीक है। बच्चे जो हैं वो टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स बाई कर रहे हैं। ठीक है। वो घर बैठे कंफर्टेबली क्या है कि उसको लेक्चर्स को देख रहे हैं। ठीक है ना। तो फिर हमने भी क्या किया, इस साल जाके ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी। ठीक है। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, हर तरह की क्लासेस स्टार्ट की हमने। तो करते करते एक टाइम ऐसा आ गया 2020 में, ठीक है, जब ये कोविड आ गया तो ऑफलाइन बंद हो गया। बट हम इजीली सर्वाइव करें, सर्वाइव तो क्या करें, आगे से भी ग्रो करके, उससे बढ़िया ग्रोथ होगी। फिर आज तक अब तक चल रहा है वो सारा सिस्टम। अब ऑफलाइन बंद ही कर दिया क्योंकि उसकी कॉस्ट इतनी है। ठीक है, और टाइम भी इतना ही है। ठीक है। और आपके जो, ठीक है, बॉडी की जो पावर है, ठीक है, जो एनर्जी है वो भी उतनी की है। ठीक है ना, उतने ही आप काम कर सकते हैं टाइम पे। ठीक है नहीं। तो मतलब कि ये भी क्या था, एक रिस्क था, काइंड ऑफ रिस्क था। ये भी काइंड ऑफ रिस्क था बहुत बड़ा।
और आज के टाइम में तो सबसे बड़ा रिस्क ही क्या है? टेक्नोलॉजी है। लोग कहते हैं टेक्नोलॉजी आ गई जी, बहुत अच्छी चीज़ है जी, आसान होगी, पर ये नहीं पता उनकी लाइफ टफ हो गई। आम लोगों की लाइफ जो है वो लाइक ए हेल बन चुकी है, नर्क टाइप जैसे। हर एक काम को अफेक्ट कर रही है टेक्नोलॉजी, हर एक बिजनेस को ठीक है अफेक्ट कर रही है टेक्नोलॉजी जो है। खास करके जो छोटा बिजनेस है, ठीक है, एमएसएमई टाइप बिजनेस है, खासकर जो माइक्रो टाइप बिजनेस है, उसको अफेक्ट कर रही है। ठीक है ना। चलिए, ये सारी बातें आपको रिस्क के बारे में समझ आई। ठीक है, जो रिस्क है वो कैसे बिजनेस को ख़त्म कर सकता है, जिसको अगर सही ढंग से मैनेज ना किया जाए तो कैसे वो चीज़ों को अफेक्ट करता है रिस्क। ठीक है, जो बिजनेस को कैसे अफेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे हम जो बातें करने वाले हैं वो यही बात करने वाले हैं। जो कॉन्सेप्ट है हमारा, ठीक है, वो क्या है? रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट। ठीक है, रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट। ठीक है, तो इंटरनल ऑडिट है वो किसके ऊपर है? बेस्ड है यहाँ पे रिस्क के ऊपर। तो यहाँ पे ऑडिटर बस यही देखने वाला है बेसिकली कि हाँ भी जो रिस्क है वो मैनेजमेंट ने प्रॉपर आइडेंटिफाई किए हैं कि नहीं किए। ठीक है, उसको प्रॉपर मैनेज किया है कि नहीं किया। ठीक है, सब क्या है देखना। और जो मैनेज जो कंपनी है, एंटिटी है, उसकी जो रिस्क एपेटाइट कितनी है, कितना रिस्क वो झेल सकती है, ले सकती है। ठीक है ना, ये चीज़ें। चलिए, जैसे आपने कहा हम लोन लेते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, घर बनाना है, तो एक बंदा कहता है कि 50 लाख का लोन ले लो। कहता है, ना आज ना, किस्त कौन भरेगा, ठीक है, मर जाएंगे, आज काम चल रहा है कल को नहीं चलेगा। एक बंदे की इनकम ही 10 लाख महीने की है, 50 लाख लोन क्या है उसके लिए। ठीक है, वो कहता है कोई बात नहीं, ले लेते हैं, 50 लाख क्या है, ठीक है, काम होना चाहिए ऐसे ही। ठीक है, तो कहते हैं कि रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट, कंसेप्ट ऑफ रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट। रिस्क जो है इनहेरेंट है, इनहेरेंट मतलब होने ही होने हैं भाई, हर काम में कोई ना कोई रिस्क है। ठीक है, जैसे हम ऑडिट करते हैं, तो ऑडिट करते वक्त क्या रिस्क होता है कि हम सभी चीज़ों को, सभी गलतियों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हो सकता है कि कोई ऐसी कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट है जो रह जाए, तो हम आइडेंटिफाई ना कर पाएँ, और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू जो व्यू है वो रिफ्लेक्ट ना कर पाए। ठीक है, चलिए, तो कहते हैं रिस्क जो है वो इनहेरेंट है, वो होंगे ही होंगे। ठीक है, दस द सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन लार्जली डिपेंड्स ऑन हाउ वेल इट कैन मैनेज इट्स रिस्क। मैं सही बता रहा हूँ, ये रिस्क को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसे हम हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर रहे थे, घर में एक बीमारी घुस जाए ना, वो ले डूबती है, अगला पिछला सारा आपकी बैलेंस शीट ला देती है, आपकी क्या ग्रोथ क्या कुछ सब खत्म। ठीक है, तो कहते हैं ना सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वो है भगवान का नाम, वो लेते रहिए, मेहनत करते रहिए, कुछ ना कुछ पैसे पैसे कमाते रहिए, बचाते भी रहिए, इसको मैनेज भी करिए, और उससे ऊपर ऊपर वाले का नाम। ठीक है, फिर जो होना है वो होना है। ठीक है, बट यू हैव टू मैनेज how well it can manage its risk. In recent times, many corporate failures may be attributed to poor risk management. Approaches followed by management. ठीक है, कहते हैं कि देखो बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं जहाँ पे कंपनीज पूरी कोलैप्स कर गई, कंपनी इंसॉल्वेंट होगी, कंपनी खत्म होगी। रीज़न बिंग क्या था? क्योंकि वहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट ढंग से नहीं हुआ था, कंपनीज ने रिस्क मैनेज किया ही नहीं था। ठीक है, इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल्स however contribute to greater extent in minimizing the adverse impact of inherent businesses। बिल्कुल सही बात है, कहते हैं कि देखो जो इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल है ये काफ़ी सहायता करता है, हेल्प करता है। ठीक है, रिस्क को मैनेज करने में, जो रिस्क जो है उसको मिनिमाइज करने में। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है, हम क्या करते हैं कि जहाँ पे अब हमारी लेबर काम कर रही है, वर्कर्स काम कर रहे हैं, एक फैक्ट्री है जहाँ पे देखा होगा आपने कि वहाँ सब जगह कैमरे लग रखे हैं, सीसीटीवी कैमरे लगा रखे होते हैं। तो अंदर क्या है कि मालिक बैठा है या मालिक बाहर भी है, तो उनके पास कैमरे हैं, वो सब देख रहे हैं कि हाँ भी जो कैमरे से सब दिख रहा है, सीसीटीवी कैमरे से लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, जब देखा कि हाँ भी जो स्टाफ है वो तो ऐसे बैठा हुआ, वर्कर्स ऐसे बैठे काम नहीं कर रहे, उस टाइम वो ठीक है कैमरे से जो ऑडियो होती है बोलते हैं कि हाँ जी क्या कर रहे हो, बैठे हो क्यों हुआ तुम लोग। ठीक है, तो ऐसा बात समझे। तो क्या कहने का भाव क्या है कि यानी ये क्या है कि जो सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं ये क्या इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है। इससे भी क्या एक रिस्क मैनेज हो रहा है कि यहाँ पे जो वर्कर्स फ्री बैठे हैं, ठीक है, उनको डर होता है कि हाँ भी यार बाबू कैमरे से देख रहा है, मालिक देख रहा है कैमरे से, तो ऐसा सुपरवाइजर जो है वो देख रहा है। ठीक है, कहते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स डिफाइन रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिटिंग एज ए methodology that links internal auditing to an organization's overall risk management framework। तो कहते हैं कि देखिए जो इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स है ये क्या बोलता है कि जो रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिटिंग है ये क्या एक मेथोडोलॉजी है जो लिंक करती है इंटरनल ऑडिटिंग को टू एन ऑर्गेनाइजेशन ओवरऑल रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। तो यानी इंटरनल ऑडिट जो है ठीक है किससे जुड़ा होता है? यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट से। तो हम बात ही क्या कर रहे हैं? रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट। तो यहाँ पे जो इंटरनल ऑडिट हो रहा है ठीक है उसका फोकस ही किसके ऊपर है? रिस्क के ऊपर।
ठीक है, जो कंपनी में क्या क्या रिस्क है, किस किस प्रकार के रिस्क हैं, ठीक है, उसके रिगार्डिंग क्या पॉलिसीज हैं, क्या प्रोसीजर्स है, क्या कंट्रोल मैकेनिज्म है, ठीक है, और जो मैनेजमेंट है उसके रिगार्डिंग क्या कर रही है, ठीक है, तो कौन से ऐसे रिस्क है जो आइडेंटिफाई नहीं कर पाई मैनेजमेंट, ठीक है ना, वो सब यहाँ पे शॉर्ट में लिखा होगा RBIA। अब समझ जाना हम बात क्या कर रहे हैं, रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट, ठीक है। कहते हैं कि जो रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट है, ये किसका मकसद क्या है, टू प्रोवाइड, ठीक है, टू प्रोवाइड अश्योरेंस, टू प्रोवाइड अश्योरेंस टू द बोर्ड दैट रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेसेस आर मैनेजिंग रिस्क इफेक्टिवली, ठीक है, कि यानी कि जो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेसेस हैं वो रिस्क को इफेक्टिवली मैनेज कर रही हैं, ठीक है, जो क्या है रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेसेस हैं वो रिस्क को इफेक्टिवली मैनेज कर रही हैं इन रिलेशन टू द रिस्क एपेटाइट, ठीक है। देखो रिस्क एपेटाइट मैं समझा चुका हूँ कि रिस्क एपेटाइट क्या है, ये आपकी रिस्क सहने की क्षमता, ठीक है, और आपकी रिस्क सहने की क्षमता क्या है, 10 रुपये की है, और रिस्क आप लेके बैठे हो 100 रुपये का, ठीक है, तो वहाँ पे चांसेज है कि वो रिस्क जो है, जो रिस्क है, ठीक है, वो एक्चुअल में तब्दील हो गया, एक्चुअल में कन्वर्ट हो गया, तो फिर क्या है कि कंपनी जो है वो इंसॉल्वेंट हो सकती है, ठीक है। कहते हैं दस वाइल ट्रेडिशनल इंटरनल ऑडिट ओनली प्रोवाइड्स कंट्रोल अश्योरेंस बेस्ड ऑन रूटीन ऑडिट। कहते हैं जो ट्रेडिशनल इंटरनल ऑडिट है, जो ट्रेडिशनल इंटरनल ऑडिट है वो तो केवल क्या बताता है कि यहाँ भी कंट्रोल जो है इफेक्टिवली काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ठीक है, एग्जिस्टेंस में है या नहीं है, इफेक्टिवली काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उसका जो साइज़ है एज पर द साइज ऑफ द एंटिटी है या नहीं है, वो सब, ठीक है। ट्रेडिशनल इंटरनल ऑडिट ओनली प्रोवाइड्स कंट्रोल एश्योरेंस बेस्ड ऑन रूटीन ऑडिट, रूटीन ऑडिट है, ठीक है, उसके बेस पे बताते हैं कि हाँ जो कंट्रोल्स हैं वो इफेक्टिवली काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ठीक है। जो बट रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट है ये किस पे फोकस करता है, ये एश्योरेंस देता है ऑन इफेक्टिवनेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। यहाँ फोकस ही किस पे है बेटा, रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। ये बताता है कि जो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है वो इफेक्टिवली है, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम जो अडॉप्ट कर रखा है एंटिटी ने वो, ठीक है, वो भले इनफ है या नहीं है, सफिशिएंट है या नहीं है, और वो इफेक्टिवली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। टू पुट इट डिफरेंटली, RBIA गिव ऑडिटर्स ए लार्जर रोल इन योर रिस्क रिडक्शन प्रोग्राम, ठीक है। तो पहला क्या है, इट प्रोवाइड्स अश्योरेंस ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट इन एडिशन टू द कंट्रोल अश्योरेंस। तो कंट्रोल अश्योरेंस तो है ही है, देखो इंटरनल ऑडिट में कंट्रोल अश्योरेंस तो है ही है। इंटरनल ऑडिट में क्या होता है कि यहाँ भी हमारे जो कंट्रोल्स हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं और इफेक्टिवली काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो क्या है, कंट्रोल अश्योरेंस है, ठीक है। और जो RBIA है इसमें क्या आ जाता है कि कंट्रोल अश्योरेंस के साथ साथ क्या आता है प्लस, ठीक है, कि रिस्क मैनेजमेंट के बारे में एश्योरेंस, ठीक है, कि रिस्क मैनेजमेंट एश्योरेंस, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं एश्योरेंस ऑन रिस्क मैनेजमेंट। ये एंटिटी ने है, जो एंटिटी है, ठीक है, उसने रिस्क आइडेंटिफाई कर रखे हैं, जो भी रिस्क आइडेंटिफाई किए हैं अच्छे से, ठीक है, और वो अच्छे से मैनेज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, उसके ऊपर एक रिपोर्टिंग होती है, ठीक है। बताया जाता है कि हाँ भाई ये रिस्क हैं जो क्या है कि लेफ्ट आउट है, जिसको देखा ही नहीं गया, ठीक है, और उसके ये इम्पैक्ट हो सकते हैं, ठीक है, उसको किस तरीके से मैनेज करना चाहिए, ठीक है। तो पुट इट डिफरेंटली, RBIA गिव ऑडिटर्स ए लार्जर रोल इन योर रिस्क रिडक्शन प्रोग्राम। तो रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट जो है, ठीक है, जो रिस्क रिडक्शन प्रोग्राम है, रिस्क को कैसे रिड्यूस किया जाए, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, रिस्क को बेटा एलिमिनेट नहीं कर सकते, यू कांट एलिमिनेट द रिस्क, ठीक है। वैसे आप ये कर सकते हैं कि हाँ जो रिस्क है उसको आइडेंटिफाई किया जाए, उसको मैनेज किया जाए, फिर जिसको मैनेज किया जा सकता है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, जैसे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होते हैं, कोई बीमारी है, कोई एक्सीडेंट वगैरह है, उसके लिए हम क्या करते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, उसके रिगार्डिंग क्या करते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है ना। बियॉन्ड सिंपली डायग्नाइजिंग द प्रॉब्लम्स, देर ऑल्सो ए पार्ट ऑफ द क्रिएशन ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल्स एंड मेंटेनिंग रिस्क मैनेजमेंट एफर्ट्स ओवर टाइम, ठीक है। कहते हैं कि खाली एक तो होता है कि प्रॉब्लम को डायग्नाइज कर लिया, समस्या को ढूंढ लिया, अभी ये समस्या है, अब मान लो समस्या समझ तो आ गई, उसका समाधान क्या करना है, आपने रिस्क को आइडेंटिफाई कर लिया, तो उसके बाद, ठीक है, ये सजेस्ट करना है कि उसको मैनेज कैसे करना है। जिसने बताया कि यहाँ भी बीमारी हो सकती है, कल को कुछ भी हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, और इसका सोल्यूशन क्या है भाई, अब ये थोड़ी ना कहेंगे खाली भगवान के हाथ में, भगवान ने जो करना है करना है, वो तो है, भगवान ने जो करना है सो करना है, और हमने क्या करना है, ठीक है, तो वो क्या है, रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। बियॉन्ड सिंपली डायग्नाइजिंग द प्रॉब्लम, दे आर ऑल्सो ए पार्ट ऑफ द क्रिएशन ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल्स, ठीक है। तो ये क्या है कि एक इफेक्टिव कंट्रोल्स का भी क्या है, एक पार्ट है, ठीक है। मेंटेनिंग रिस्क मैनेजमेंट एफर्ट्स ओवर टाइम बाय फॉलोइंग रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट शुड बी एबल टू कंक्लूड दैट, ठीक है, जो RBIA इंटरनल ऑडिट है
ठीक है, तो हम इसे क्या कंक्लूड कर सकते हैं, इसको अगर फॉलो करेंगे तो इसमें एक तो हमें ये पता लगता है, ठीक है, रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट में ये पता लगता है कि जो रिस्क हैं वो प्रॉपर आइडेंटिफाई हुए हैं, ठीक है, मैनेजमेंट हैज़ आइडेंटिफाइड, असेस्ड, रिस्पॉन्डेड टू द रिस्क अबव एंड बिलो द रिस्क एपेटाइट, ठीक है। तो जो रिस्क एपेटाइट है मैं समझा चुका हूँ। रिस्क एपेटाइट क्या है कि आपकी रिस्क लेने की क्षमता। तो जो हमने रिस्क आइडेंटिफाई किए हैं, किस किस प्रकार के रिस्क हैं, वो हमारी रिस्क एपेटाइट के बिलो हैं या नीचे हैं, इतना रिस्क तो हम झेल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मेरे को टेक्नोलॉजी का बहुत शौक है, मैं कुछ ना कुछ रेगुलर बेसिस पे मंगवाता रहता हूँ और ट्राई करता रहता हूँ, ठीक है। और वो ऑब्वियसली क्या है कि जब आप कुछ ट्राई करते हो, एक्सप्लोर करते हो, तो चीज़ें कामयाब भी होती हैं, ठीक है, वो चीज़ें कामयाब भी होती हैं। और कई बार क्या होता है कि चीज़ें फेल भी हो जाती हैं, वो चीज़ें वेस्ट हो जाती हैं। तो बहुत कुछ मैंने मंगाया टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्नोलॉजी टाइप पिछले 4-5 साल में। तो मैंने ये देखा कि यहाँ पे ये जो चीज़ें क्या हैं कि नुकसान पहुँचा रही हैं, ठीक है, तो उसको वो ख़त्म हो गई और लगा कि हाँ ये चीज़ें मेरे लिए यूज़फुल है, मेरे काम के लिए, ठीक है, तो मैं वो मेरे लिए फ़ायदेमंद होगी, ठीक है, उसको यूज़ किया मैंने। तो कहने का भाव क्या है कि वो तो आपको देखना पड़ता है कि यहाँ पे जैसे हमने खर्चा किया, तो मैं खर्चा जब करता था देखता था कि यहाँ 500 रुपये का, 1000 का, 2-3 हज़ार का, कोई नहीं, कर लो, ठीक है, ये मेरी रिस्क कैपिटल है, इतना हम रिस्क ले सकते हैं, इतना हम रिस्क ले सकते हैं, खर्चा कर सकते हैं, ठीक है। और ये लॉस भी हो गया तो हम झेल लेंगे। बट हाँ, जो बड़ा खर्चा है वहाँ सोचते थे यार, नहीं यार ये हमारी जो रिस्क कैपिटल है उससे ऊपर है, ठीक है। तो मैनेजमेंट हैज़ आइडेंटिफाइड, असेस्ड एंड रिस्पॉन्डेड टू द रिस्क अबव एंड बिलो द रिस्क एपेटाइट। रिस्पॉन्सेज टू द रिस्क आर इफेक्टिव बट नॉट एक्सेसिव इन मैनेजिंग इनहेरेंट रिस्क विद इन द रिस्क एपेटाइट। अब कहते हैं कि देखो रिस्पॉन्सेज जो हैं वो देखेगा, एक तो मैनेजमेंट ने इसको आइडेंटिफाई किया है और ये भी आइडेंटिफाई किया है कि कौन से रिस्क जो हैं वो बिलो रिस्क एपेटाइट हैं और कौन से जो रिस्क हैं वो अबव एपेटाइट हैं, कि हमारी औकात से बाहर है, तो उसको मैनेज करना ही पड़ेगा। तो हम ठीक है, छोटा मोटा रिस्क उसको हम झेल लेंगे, कोई बात नहीं, उसकी कोई इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कार है, ठीक है, मैं मैंने कार ली, ठीक है, एक सेकंड, ठीक है बेटा, मैं कोई एग्जांपल दे रहा था जैसे कार की। अब कार चाहिए थी मुझे, और एक टाइम पे आज से 5-7 साल पहले मान लो मुझे कार चाहिए। कार जो है वो 7-8 लाख की है, ठीक है। तो अब मेरे को था यार 7-8 लाख की, भाई मेरी बजट से बाहर है, मैं इतना भाई रिस्क नहीं ले सकता, इतनी जो EMI है मेरे से नहीं भरी जाएंगी कि 7-7 साल उसकी किस्तें भरूँ मैं 10-10 हज़ार की, तो मेरे बस की बात नहीं है। मुझे था मेरे को चलाई तो ज़्यादा है नहीं, ठीक है, ज़्यादा मैंने चलानी नहीं, चलाई मेरी ज़्यादा से 10-15 किलोमीटर है दिल्ली की मैक्सिमम, ऑन एन एवरेज 10 किलोमीटर है मेरी पर डे, ठीक है, तो इससे ज़्यादा तो मैंने चलानी नहीं है, ठीक है। तो मुझे लगा मैंने क्या करनी है नई कार लेके। अब मेरे पास ऑप्शन क्या था, ठीक है, सेकेंड हैंड का। तो मुझे लगा यार ये जो कार आएगी 7-8 लाख की आएगी, अभी मेरे को भी कार ऐसी चाहिए जो 3-4 लाख की आ जाए, ठीक है, अभी 4 से 4.5 लाख की आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मुझे ये लगा कि हाँ भी जो कार चाहिए वो सेकेंड हैंड चाहिए। अब मुझे था यार मार्केट से लूँगा तो दिक्कत ये हो सकती है कि हाँ भाई यार पुरानी कार है, ख़राब भी हो सकती है, कुछ दिक्कतें भी हो सकती हैं इंजन में, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। तो मुझे था यार कार लेनी है तो मैं लूँगा अपनी जान पहचान में लूँगा, ठीक है। वो करते 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 साल, 1.5 साल, 2 साल निकल गए, तो जान पहचान पे मेरे सारे जिनसे हम पड़े हुए हैं उनकी कार थी, वो मुझे मिल गई, ठीक है, वो इग्निस कार 4,61,000 में मुझे मिल गई। तो कहने का भाव क्या हुआ बेटा, ठीक है, अब वो कार टचवुड है, अच्छे से चल रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मकसद क्या था, तो मेरे दोनों जो पर्पज़ थे सॉल्व हो गए, ठीक है। पहला पर्पज़ था कि मेरा जो पहला था कि रिस्क मैं ज़्यादा नहीं ले सकता, ठीक है, क्योंकि एक तो मेरी रिक्वायरमेंट कम है, तो पैसा मैं उस जगह पे लगाऊंगा, ठीक है, जहाँ मुझे रिटर्न भी आए। तो ऐसी जगह जो एक तो मेरी यूजेस बहुत कम है, एक ऐसी जगह जहाँ मेरी यूजेस बहुत कम है, ठीक है। और वहाँ पे मैं पैसा क्यों फंसाऊँ, मैं इतना पढ़ लिख के ऐसी बेवकूफ़ी तो करूँगा नहीं कि हाँ भी जो मेरी यूजेस बहुत कम है वहाँ पैसा फंसा के रखूँ पूरा, ठीक है। तो मैंने वहाँ नहीं लगाया, तो मैंने जस्ट हार्डली वहाँ पे इतना ही लगाया कि ठीक है इस ओके, ठीक है। तो चलो कोई चीज़ मिल गई मुझे, अच्छी साफ सुथरी चीज़ मिल गई, तो इससे दो फायदे हुए मुझे, ठीक है। पहला तो मेरा यहाँ पे अराउंड 4-4 सवा 4 लाख बच गया, 4 लाख सेव्ड हो गया, ठीक है, सीधा सीधा 4 लाख सेव हो गया। अब मुझे पता है कि इसको मैं 4-5-7 बाद जब मेरे पास पैसे परमात्मा ने चाहा अच्छे से आगे खुले खुले, ठीक है, तो इसको मैं आराम से 2.5-3 लाख की बेच भी दूंगा तब भी। तो मेरा मैक्सिमम लॉस कितना हुआ, 2-2.5 लाख का ही हुआ, और मैंने वो 7-8 साल चला भी ली, ठीक है। तो कहने का भाव क्या है कि सब चीज़ें मेरी रिस्क एपेटाइट के विदन होगी, जो मेरी एक रिस्क एपेटाइट थी उसके विदन ये सारा काम हो गया, विद इन द रिस्क एपेटाइट सारा काम हो गया।
तो बात यही है कि आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि रिस्क कौन से हैं, ठीक है। फिर आपको देखना है कि आपकी रिस्क एपेटाइट क्या है, और जो रिस्क है वो आपकी विद इन द रिस्क एपेटाइट है या बियॉन्ड द रिस्क एपेटाइट है। अगर बियॉन्ड द रिस्क एपेटाइट है तो उसको फिर कैसे मैनेज करना है। उसमें दो चीज़ें होती हैं, या रिस्क रिडक्शन होता है, ठीक है, या फिर आप रिस्क लेते ही नहीं है। मैंने कार खरीदी ही नहीं मान लो, मैंने कहा छोड़ो जी, ठीक है, इसको एक तरह से कॉस्ट रिडक्शन भी बोल देते हैं, ठीक है। तो मैंने जो किया ये कॉस्ट कंट्रोल किया है, तो आपको पता है ये कॉस्टिंग के स्टूडेंट हो आप, ठीक है। कॉस्ट कंट्रोल, एक कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट इनकर ही नहीं करनी हमने, ठीक है, दैट इज कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट कंट्रोल क्या हो गया कि जहाँ पे हमने खर्चा तो किया, ठीक है, बट एफिशिएंसी के साथ किया, ठीक है। चलिए, फिर कहते हैं कि वेयर रेजिडुअल रिस्क आर नॉट इन लाइन विद द रिस्क एपेटाइट, ठीक है। अब आपके जो रेजिडुअल रिस्क हैं, जो बचे हुए रिस्क हैं, ठीक है, अगर वो रिस्क एपेटाइट के बियॉन्ड है, ठीक है, जो मैं समझा रहा था कि अब कोई रिस्क है जो मेरी, ठीक है, एपेटाइट के बियॉन्ड है, मैं उसको झेल नहीं सकता, तो उसके लिए क्या करूँगा, कुछ ना कुछ एक्शन लूँगा। उसका क्या सोल्यूशन निकालना है, ठीक है, उसका क्या सोल्यूशन निकालना है। जैसे मान लो कोई लोन चल रहा है, छोटा मैंने एग्जांपल दी थी आपको, तो मैं इजीली ईएमआई भर रहा हूँ, मेरी कोई इन्वेस्टमेंट हो रखी है, प्लॉट ले रखा है मान लो, तो अभी रेट बढ़ नहीं रहे, मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, जब अपने बढ़ जाएंगे एक टाइम के बाद, तो बढ़ भी जाते हैं वो तो, ठीक है। बट मान लो कि मैंने कोई जगह पे इन्वेस्ट कर रखा है, ठीक है, वहाँ से रिटर्न कुछ आ नहीं रही, उधर से मेरे इतने ज़्यादा ईएमआई जा रही हैं कि मेरा जो रूटीन है वो रूटीन लाइफ मैनेज नहीं हो पा रही। फिर क्या करना चाहिए, मुझे वो चीज़ बेच देनी चाहिए, ठीक है। तो उस रिस्क को कैसे मैनेज करूँ, उस रिस्क को ही ख़त्म कर दो, चीज़ को बेच दिया, ठीक है। तो ऐसे रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेसेस इंक्लूडिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द रिस्पॉन्सेज, ठीक है। अब कहते हैं कि जो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेसेज है इंक्लूडिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द रिस्पॉन्सेज एंड द कंप्लीशन ऑफ एक्शंस आर बीइंग मॉनिटर्ड बाय द मैनेजमेंट टू इंश्योर दैट दे कंटिन्यू टू ऑपरेट इफेक्टिवली। अब कहते हैं कि जो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेसेज हैं, साथ में इफेक्टिवनेस ऑफ रिस्पॉन्सेज हैं, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट की जो प्रोसेसेज, मतलब जिसको आइडेंटिफाई करना, देखना विद इन द लिमिट है या एपेटाइट है या नहीं है, या बियॉन्ड है रिस्क एपेटाइट है, ठीक है। अब उसका जो उसके रिगार्डिंग जो हम रिस्पॉन्स दे रहे हैं, कैसे उसे इसको मैनेज करना है, ठीक है, वो रिस्पॉन्सेज हो गया। और फिर रिस्पॉन्सेज के बाद जो हमने एक्शंस कंप्लीट किए, ठीक है, वो हम देखते हैं कि प्रॉपर मैनेजमेंट उसको मॉनिटर कर रही है कि नहीं कर रही। यानी कोई रिस्क आइडेंटिफाई किया था मान लो मैनेजमेंट ने, ठीक है, उसके रिगार्डिंग एक डिसीजन लिया कि इस रिस्क को हमने इस तरीके से मैनेज करना है, तो मैनेजमेंट उसको फिर मॉनिटर करती है कि हाँ, तो रिस्क को हमने आइडेंटिफाई किया था, ठीक है, तो वो ढंग से उसको मैनेज, जो हमने डिसाइड किया था उसके अकॉर्डिंग वो मैनेज हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो मैनेजमेंट उस चीज़ की मॉनिटरिंग करती है, रिस्क मैनेजमेंट की मॉनिटरिंग करती रहती है, ठीक है। चलिए, रिस्क रिस्पॉन्सेज एंड एक्शंस, देखो ये बड़ी शानदार वर्डिंग है, रिस्क रिस्पॉन्सेज एंड एक्शंस, ठीक है। रिस्क आइडेंटिफाई किया, देखा, ठीक है, ये अबव रिस्क एपेटाइट है या बिलो रिस्क एपेटाइट है, ठीक है, उस पर हमने एक्शन लिया, अभी हमने करना क्या है, ठीक है। आर बीइंग प्रॉपरली क्लासिफाइड एंड रिपोर्टेड, भाई कौन से जो रिस्क हैं कंट्रोलेबल हैं, कौन से अनकंट्रोलेबल हैं, कौन से बिलो रिस्क एपेटाइट हैं, कौन से अबव रिस्क एपेटाइट हैं, ठीक है, वो सब क्या है, ठीक है, हम डिसाइड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, फिर रिपोर्ट करते हैं। फिर दिस enables internal audit to provide the board with assurance that it needs on three areas। आप कहते हैं कि जो इंटरनल ऑडिटर है, ठीक है, उसको पता लगता है कि हाँ भी एक अश्योरेंस वो बोर्ड को अश्योरेंस देता है कि हाँ भी ये तीन एरियाज के ऊपर, पहला कि रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेसेस बोथ देयर डिजाइन एंड हाउ वेल दे आर वर्किंग, ठीक है। अब रिस्क बेस्ड मैनेज जो रिस्क बेस्ड ऑडिट है, ठीक है, रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट करने के बाद तो इंटरनल ऑडिटर एक मैनेजमेंट को अश्योरेंस दे रहा होता है कि जो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेसेस हैं उनके डिज़ाइन हैं, ठीक है, और हाउ वेल दे आर वर्किंग, उनका डिज़ाइन सही है या नहीं है, एज पर द रिक्वायरमेंट है या नहीं है, जो रिस्क जो मैनेज किया जा रहा है, जो उसकी प्रोसेसेस को सही ढंग से डिज़ाइन किया गया कि नहीं किया गया, इफेक्टिवली वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ठीक है। और मैनेजमेंट ऑफ दो रिस्क क्लासीफाइड एज की इंक्लूडिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स एंड अदर रिस्पॉन्सेज टू दैम, ठीक है, भाई कौन से की रिस्क हैं, ठीक है, तो रिस्क क्या है उसकी क्लासिफिकेशन, कौन से इंपॉर्टेंट रिस्क हैं जिसको भी हमें मैनेज करना ही पड़ेगा, जो हमारी क्या है अबव रिस्क एपेटाइट है, ठीक है। कंप्लीट एक्यूरेट एंड एप्रोप्रिएट रिपोर्टिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्क, ठीक है। फिर इसमें क्या आ जाता है, एक तो चलो हमने रिस्क को क्या है आइडेंटिफाई वगैरह किया और देखा कि जो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेसेस हैं, ठीक है, उनका जो डिज़ाइन है बिल्कुल इफेक्टिव है और वो अच्छे से काम कर रहे हैं। और फिर हमने डिज़ाइन अपना क्लासीफाई किया की रिस्क, कि कौन से रिस्क जो हैं की हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट रिस्क हैं, इसको भी मैनेज करना ही पड़ेगा, ठीक है। और फिर क्या है कि उसकी प्रॉपर रिपोर्टिंग, रिस्क के रिगार्डिंग पूरी रिपोर्टिंग, ठीक है, कंप्लीट एक्यूरेट
एप्रोप्रिएट रिपोर्टिंग ऑफ रिस्क एंड क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्क। ठीक है, नेक्स्ट बहुत सिंपल है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें ये। ठीक है, डिफरेंस मैंने निकाला है कि कहते हैं कि ट्रेडिशनल इंटरनल ऑडिट वर्सेस रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट। ठीक है, अब ट्रेडिशनल में क्या होता है कि हम पूरा जो कंट्रोल सिस्टम देखते हैं, पूरा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को स्कैन करते हैं कि हमारा जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है वो इफेक्टिवली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, एज पर द साइज ऑफ द एंटिटी है या नहीं है, एज पर द साइज ऑफ द कंपनी है या नहीं है। तो बस रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट अप्रोच है, इस पर फोकस ही किसके ऊपर है, रिस्क। यहाँ तो ये देखा जाता है कि जो मैनेजमेंट है, ठीक है, उसने रिस्क को आइडेंटिफाई किया है कि नहीं किया। ठीक है, कौन से ऐसे रिस्क हैं, ठीक है, जो बियॉन्ड रिस्क एपेटाइट है, कौन से बिलो रिस्क एपेटाइट है, और मैनेजमेंट उसको अच्छे से मैनेज कर रही है कि नहीं कर रही। ठीक है, उसको जो रिस्क है उसको मैनेज कैसे किया जा रहा है। ठीक है, ये सब केस में देखा जाता है। ठीक है, बहुत सिंपल इसको देखते हैं और रेलिवेंट भी है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें बेसिस क्या ऑडिट प्लान का, ऑडिट प्लान इज बेस्ड ऑन ऑडिट साइकिल। ऑडिट साइकिल क्या है, अभी क्वार्टरली ऑडिट चल रहा है बस। ठीक है, अभी हमें उस बेस में हम दिखते रहते हैं, ईयरली ऑडिट चल रहा है तो उस बेस पे दिख रहते हैं। हमारा फोकस क्या है, ऑडिट साइकिल के हिसाब से इतने इतने टाइम पे हम क्या है, ठीक है, ऑडिट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम ऑडिट प्लान बनाते रहते हैं। ठीक है, अभी हाँ भी ये हमने ऑडिट करना है तो हमारी ये ऑडिट की अप्रोच है। ठीक है, और कहते हैं ऑडिट प्लान इज बेस्ड ऑन रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस रिस्क इवैल्यूएशन। ठीक है, जो रिस्क ज़्यादा आइडेंटिफाई हो चुके हैं तो वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग ऑडिट प्लान बनता है। ठीक है, रिस्की एरियाज आर कवर्ड फर्स्ट एंड मोर फ्रिक्वेंटली। तो यहाँ फोकस किसके ऊपर है, रिस्की एरियाज पे, जहाँ पे रिस्क ज़्यादा है। ठीक है, देखो अब जो ऑडिट नॉर्मल ऑडिट होता है, स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है, तो वहाँ पे जो फाइनेंशियल ऑडिट होता है, ठीक है, तो वहाँ पे तो फोकस क्या होता है कि पहले देखते हैं कि यहाँ पे जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग है तो फिर जो ऑडिट प्रोसीजर्स है वो लेस अप्लाई करता है ऑडिटर। यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या है कि काफ़ी वीक है तो उसको अपने जो ऑडिट प्रोसीजर्स है वो ज़्यादा अप्लाई करने पड़ते हैं। ठीक है ना, तो कहते हैं कि ऑडिट प्लान जो है यहाँ पे बेस्ड होते हैं ऑडिट साइकिल के अकॉर्डिंग होते हैं। ऑडिट साइकिल मतलब क्वार्टरली ऑडिट है, हाफ ईयरली या फिर ईयरली ऑडिट है। बट यहाँ पे जो होता है, ठीक है, जो रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट है, तो यहाँ पे जो ऑडिट प्लानिंग होती है वो रिस्क के ऊपर होती है, कि रिस्क के आइडेंटिफिकेशन के ऊपर है कि रिस्क का साइज़ क्या है। ठीक है, तो काइंड्स ऑफ रिस्क क्या है यहाँ पे। ठीक है, तो ऑडिट प्लान इज बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस रिस्क इवैल्यूएशन। ठीक है, रिस्की एरियाज इज कवर्ड फर्स्ट एंड मोर फ्रिक्वेंटली। ठीक है, कवरेज ऑफ इंपॉर्टेंट रिस्क। ठीक है, यहाँ पे तो ओवरऑल होता है। ठीक है, यहाँ पे तो ओवरऑल ऑडिट कर रहे हैं तो मेन ये नहीं है कि फोकस हमारा रिस्की एरियाज़ के ऊपर है। बट रिस्क बेस्ड पे क्या होता है, ठीक है, जो रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट है, तो यहाँ तो फोकस ही किसके ऊपर है, रिस्की एरियाज़ के ऊपर है, कि रिस्क को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, फिर देख रहे हैं कि यहाँ पे ये विद इन द एपेटाइट है या नहीं है। ठीक है, मैनेज हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, तो कहते हैं कि यहाँ पे तो क्या है कि इंपॉर्टेंट रिस्क माइट नॉट बी कवर्ड ड्यूरिंग द ऑडिट प्लान। हो सकता है कि जो रिलेवेंट इंपॉर्टेंट रिस्क है वो रह ही जाए। ठीक है, बट यहाँ पे तो एश्योरेंस होती है कि इंपॉर्टेंट रिस्क जो है, ठीक है, वो पूरे मैनेज हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा फोकस ही किसके ऊपर है, रिस्क के ऊपर। ठीक है, रिस्क की आइडेंटिफिकेशन, इसको मैनेजमेंट के ऊपर ही हमारा फोकस है। ठीक है, तो कहते हैं फोकस ऑन कंट्रोल एंड कंप्लाइंस, फोकस ऑन डेफिशिएंसीज इन कंट्रोल्स एंड केसेस ऑफ नॉन कंप्लायंस विद पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। तो यहाँ पे देखो इंटरनल ऑडिट में क्या होता है, मैंने बताया कि हम पूरा फोकस किस पे करते हैं, कंट्रोल्स के ऊपर। जो इंटरनल कंट्रोल्स हैं वो देखते हैं कि हाँ भाई इंटरनल कंट्रोल्स इन प्लेस है या नहीं है, इफेक्टिवली वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो यहाँ फोकस किसके ऊपर है, हमारा रिस्क के ऊपर। ठीक है, फोकसेज ऑन रिस्क दैट आर नॉट प्रॉपरली कंट्रोल्ड एंड ओवरली कंट्रोल्ड। ठीक है, तो यहाँ हमारा फोकस रिस्क के ऊपर है जो या तो कंट्रोल ही नहीं हो रहे या फिर कुछ ज़्यादा ही कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लो मेरे 4 परिवार के लोग हैं, हम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी 5 करोड़ रुपए की करवा ली, तो ओवरली कंट्रोल कर रहे हैं हम। ठीक है, तो नॉर्मल बीमारियों पे इतना खर्चा नहीं आता, इतनी बड़ी पॉलिसी का क्या फायदा। ठीक है, ये कहते हैं कि यूज़ ऑफ इंटरनल ऑडिट रिसोर्सेज। ठीक है, देखो यहाँ पे हम देखो रिसोर्सेज को फोकस करते हैं। तो इंटरनल ऑडिट में क्या होता है कि हम सारा कुछ ओवरऑल देख रहे हैं। तो जो हमारे रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज क्या होते हैं ऑडिट में। ठीक है, एक ऑडिटर के क्या रिसोर्सेज हैं, उसके पास जो मैन पावर है, उसकी ऑडिट टीम है। ठीक है, मान लो 4 लोगों की टीम है। ठीक है, और मैं 1 महीने का टाइम है ऑडिट के लिए, तो जो टाइम है 1 महीने का प्लस वो 4 लोगों की टीम, तो वो उसका रिसोर्सेज है। ठीक है, तो उसको वो पूरा बिजनेस के ऊपर फोकस करना पड़ता है। और जो रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट है तो वहाँ पे उसके जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, टाइम है, एनर्जी है, उसका स्टाफ है, ठीक है, जो वो सारे किसके ऊपर फोकस है, रिस्क आइडेंटिफिकेशन के ऊपर। रिस्क को आइडेंटिफाई करना, ठीक है, चेक करना वो अच्छे से मैनेज हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, फिर वो ओवरली मैनेज हो रहा है या हो ही नहीं रहा। ठीक है, तो कहते हैं यहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं वो क्या होते हैं, ओवर ऑल बिजनेस एक्टिविटीज़, ओवरऑल बिजनेस एक्टिविटीज़ पे लगते हैं। ठीक है,
यहाँ पे फोकस किसके ऊपर है? रिस्क एरियाज में। यहाँ तो कंसंट्रेशन जो है रिसोर्सेज जो है, ठीक है, जो रिसोर्सेज एलोकेट किए जाते हैं, फोकस किए जाते हैं, कंसंट्रेशन होता है, ठीक है, जो रिसोर्सेज का वो किसके ऊपर होता है? रिस्क एरियाज के ऊपर, ठीक है। मैपिंग ऑफ बिजनेस रिस्क, देखो मैपिंग क्या होता है? आइडेंटिफाई करना, ये देखना भी पूरी एंट्री में किस किस प्रकार के रिस्क हैं, ठीक है, कौन सा रिस्क हो सकते हैं, मैपिंग करना कि हाँ भी ये कंट्रोलेबल रिस्क है या अनकंट्रोलेबल हैं, ये इंश्योरेबल है या नॉन इंश्योरेबल रिस्क है, ठीक है, ये मैनेजेबल है या अनमैनेजेबल रिस्क है कि नहीं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, बिजनेस रिस्क का नॉट बिंग मैप्ड, तो यहाँ मैपिंग ऑफ रिस्क नहीं है, ठीक है। यहाँ तो ओवरऑल जो बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं उसको देखा जा रहा है कि ओवरऑल जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसको देखा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि फोकस ही किसके ऊपर है? ठीक है, रिस्क के ऊपर, रिस्क असेसमेंट के ऊपर। इंपॉर्टेंस ऑफ रिस्क इज एस्टैब्लिश ड्यूरिंग द रिस्क असेसमेंट फेज एंड एन एग्रीमेंट विद बिटवीन इंटरनल ऑडिट, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो इंटरनल ऑडिट कर रहे हैं, ठीक है, वो किसके ऊपर है? रिस्क बेस्ड है। तो फोकस किसके ऊपर है? रिस्क के ऊपर। हम रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं, असेस करते हैं, ठीक है। एक्शन प्लान इम्प्लीमेंटेशन, तो कहते हैं डिसएग्रीमेंट विद द बिजनेस मैनेजमेंट ओवर एक्शन प्लान्स लीडिंग टू डिलेज इन इम्प्लीमेंटेशन। और यहाँ बोलते हैं कि फैसिलिटेट कंसेंसस विद लाइन मैनेजमेंट ऑन द नीडेड एक्शन प्लान थस इंप्रूविंग टाइमली द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ करेक्टिव मेजर्स। तो कोई यहाँ पे क्या चीज़ है? यहाँ पे तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम मैनेजमेंट सेटअप करके बैठी है, ठीक है। तो हम बताते हैं कि यहाँ भी यहाँ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में ये वीकनेसेस हैं, तो इंटरनल कंट्रोल को चेंज कीजिए। तो इंटरनल कंट्रोल को बदलना थोड़ा मुश्किल होता है, तो वहाँ कहता है उस कारण से क्या है कि डिलेज हो सकती हैं कि यहाँ पे जो इसकी जो रिकमेंडेशंस हैं उसको इम्प्लीमेंट करने में, ठीक है। बट यहाँ पे तो क्या करते हैं अब रिस्क बेस में, तो हम क्या है कि रिस्क आइडेंटिफाई करते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पे मैनेजमेंट ने भी क्या रिस्क आइडेंटिफाई किए हैं कि नहीं किए, और मैनेजमेंट को फिर सजेस्ट करते हैं कि यहाँ पे ये रिस्क भी हैं यहाँ पे, तो मैनेज होना चाहिए, या ये रिस्क हैं जो आपने मैनेज ही नहीं किए या ओवरली मैनेज कर लिए, ठीक है ना। ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ट्रेडिशनल ऑडिट जो है उसकी अप्रोच एक साइकिल बेस्ड है, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली। तो यहाँ पे जो अप्रोच रहती है वो क्या है कि देखा जाता है कि रिस्क इवैल्यूएट किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग अप्रोच चलती है भी, हाँ भी कैसे कैसे पूरा हमने ऑडिट परफॉर्म करना है। जो ऑडिट प्लान है वो क्या है? रिस्क इवैल्यूएशन के बेस पे, रिस्क जो इवैल्यूएट होगा उसके बेस पे हम ऑडिट प्लान बनाएंगे, ठीक है। तो जो नॉर्मल इंटरनल ऑडिट होता है वो क्या होता है? बिजनेस साइकिल के बेस पे कि क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली ऑडिट होना है, उस अकॉर्डिंग हमें इतना टाइम एलोकेट करना है। अब यहाँ पे क्या है कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज जो होता है वो ओवरऑल बिजनेस एक्टिविटी पे हो रहा है, और जो रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट है वहाँ पे जो बिजनेस जो अपना रिसोर्सेज एलोकेशन है वो क्या है कि बेसिक किस पे हो रहा है? रिस्क के ऊपर है, ठीक है, रिस्क की आइडेंटिफिकेशन के ऊपर, उसकी असेसमेंट के ऊपर, ठीक है, उसकी मैनेजमेंट के ऊपर, ठीक है। अब कहते हैं कि एडवांटेज क्या है, ठीक है, एडवांटेज क्या है भाई, ठीक है। अब वही बात जो कर रहे हैं शुरू से, यहाँ पे रिस्क अगर अच्छे से मैनेज ना हो तो बड़े बड़े बिजनेस भी क्लैप्स कर जाते हैं, ठीक है। तो रिस्क को मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है। एक तो कंसिस्टेंसी है, तो कहते हैं कि डेवलपिंग ए कंसिस्टेंट एंड कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच टू रिस्क मैनेजमेंट मेक्स इट ईजियर फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू अडॉप्ट ए टू चेंजिंग कंडीशंस। तो कहते हैं कि अगर हम कंसिस्टेंटली रिस्क को आइडेंटिफाई करते रहें, ठीक है। तो एग्जाम्पल देता हूँ मैं, जैसे हम मान लीजिए नॉर्मली हम क्या करते हैं कि एक साल इंश्योरेंस पॉलिसी करवा ली, सेकेंड ईयर भी करवा ली, तीसरे साल कहते हैं नहीं खर्चे बहुत हो गए हैं, ठीक है, हाथ टाइट है, इस साल हम किस्त नहीं भरेंगे, अभी 2 महीने रुक के करेंगे। वो 2 महीने करते करते किस्तें टूट ही जाती हैं, रह ही जाती हैं, तो समझ गए। तो जब ऑडिट हो रहा होगा तो अब ऑडिटर तो बताता है कि हाँ भाई यहाँ यहाँ रिस्क मैनेज नहीं किया आप लोगों ने, ठीक है। तो कहते हैं कि एक तो जो रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट होता है उसे कंसिस्टेंटली रेगुलरली चलता है वो, तो रेगुलर बेसिस पे, कंसिस्टेंट बेसिस पे क्या है कि मैनेजमेंट को पता लगता रहता है कि हाँ भी कौन से रिस्क हैं, ठीक है, जो क्या है अभी भी, ठीक है, एक्सपोज्ड है, उसको हमें क्या है मैनेज करना है, ठीक है ना। कहते हैं डेवलपिंग ए कंसिस्टेंट एंड कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच, ठीक है, कंसिस्टेंट एंड कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच टू रिस्क मैनेजमेंट मेक्स इट ईजियर फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू अडॉप्ट टू चेंजिंग कंडीशन। जिन्होंने आपको बताया कि इस समय जो सबसे जो दिक्कत है ना, कोई भी बिजनेस है, ये सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या? समय टेक्नोलॉजी। जो जो लोग बड़े खुश होते थे ले अभी डिजिटल इंडिया हो जाएगा, डिजिटल इंडिया हो जाएगा, अब वही लोगों की सबसे ज़्यादा बैंड बजी हुई है, ठीक है। क्योंकि ये डिजिटल इंडिया जो है, ठीक है, डिजिटल इंडिया तो चलो एक अलग चीज़ है, ठीक है, ओवरऑल जो वर्ल्ड वाइड जो ये टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जो खासकर ये जो चैट जीपीटी वाली है, ये सभी बिजनेसेस को अफेक्ट कर रही है। आप देखिए, आप किसी भी बिजनेस को क्या है कि आप कॉल करते हैं तो आईवीआर सिस्टम है, ठीक है, वो अपने आप ही, ठीक है जी, जो ये चैट जीपीटी बेस्ड जो है
ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो है, ठीक है, सिस्टम कॉलिंग चल रही होती है और आप उनसे चैट भी कर सकते हैं। ठीक है, एआई बोट्स हैं उनके, जो आप क्वेश्चन क्वेरी करते हैं उसका रिप्लाई अपने आप सिस्टम चल रहा होता है, तो कंप्यूटर अपने आप रिप्लाई कर रहा होता है। ठीक है, अभी तो ही शुरुआत है, जैसे जैसे टाइम बीतेगा रिफाइन होते जाएगा सिस्टम, तो बहुत सारी जॉब्स खत्म होंगी। आप देख लीजिएगा ऐसे 4-5 साल के अंदर जो टोल सिस्टम है, तो टोल पे इतने लोग बैठे होते हैं, वहाँ भी लोग दो, एक या दो लोग रह जाएंगे, बाकी सारा काम सिस्टम कर रहा होगा। ठीक है ना, तो कहते हैं कि डेवलपिंग ए कंसिस्टेंट, अब फास्टैग आ ही गया, देखो टेक्नोलॉजी आ गई, वो अपने आप ही पैसे कटते जा रहे हैं। ठीक है ना, डेवलपिंग ए कंसिस्टेंट एंड कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच टू रिस्क मैनेजमेंट मेक्स इट ईजियर फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू अडॉप्ट टू चेंजिंग कंडीशन। एक तो क्या है कि जो कंसिस्टेंटली अगर चलता रहेगा सिस्टम, कंसिस्टेंट बेसिस पे ऑडिट होगा, तो मैनेजमेंट भी क्या है कि रेगुलर बेसिस पे क्या है कि उसको पता लगेगा भी क्या रिस्क है, वो चेंजिंग कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर लेगी। एडजस्टिंग ऑडिट शेड्यूल टू रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क विल ऑल्सो हेल्प स्विच टैक्टिक्स क्विकली व्हेन बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स नीड टू चेंज। ये कहते हैं कि देखो, जहाँ पे अब रिस्क मैनेजमेंट बेस्ड ऑडिट है ये सारा, तो जहाँ लगा भी ये दिक्कतें आनी शुरू हो गई, नए नए काइंड ऑफ रिस्क राइज हो रहे हैं, तो ऑडिटर भी क्या है कि उस रिस्क के अकॉर्डिंग क्या है कि अपना जो ऑडिट प्लान है उसको एडजस्ट कर लेगा। दूसरा है ट्रांसपेरेंसी, पहला क्या था कंसिस्टेंटली। ठीक है, कंसिस्टेंटली अगर मतलब कि अगर ऑडिट चलता रहेगा, ठीक है, तो मैनेजमेंट भी क्या है कि कंसिस्टेंटली जो न्यू जो रिस्क है उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को अडाप्ट कर लेगी। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी, एक तो क्या है कि रिस्क बेस्ड अप्रोच टू ऑडिट enables द इंटरनल ऑडिटर्स टू आइडेंटिफाई रिस्क करेक्टली and allows management to put the right internal controls in place for the best performance. This provides a better understanding of the risk and enables organization to better manage them. ठीक है, बहुत सिंपल सी बात कर रहे हैं कि कहते हैं कि देखो जब ये ऑडिट चल रहा है, ठीक है, जब रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट चलता है, तो जो ऑडिटर है वो रिस्क को आइडेंटिफाई करता है और बताता है मैनेजमेंट को, और मैनेजमेंट को वो ट्रांसपेरेंसी के साथ बताता है। और जो मैनेजमेंट है अपनी जो पॉलिसीज हैं, प्रोसीजर्स हैं, तो उन रिस्क के अकॉर्डिंग जो नए नए रिस्क निकल के आ रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं ऑडिटर, उसके अकॉर्डिंग क्या है उसको अपनी मॉडिफाई कर सकती है, अडेप्ट कर सकती है, चेंज कर सकती है। फिर स्पेसिफिसिटी, स्पेसिफिसिटी क्या होता है, यहाँ भी ये रिस्क है एक स्पेसिफिक चीज़, यानी कि स्पेसिफिसिटी क्या है, स्पेसिफिक चीज़। तो मैनेजमेंट को भी पता है कि यहाँ भी ये दिखते हैं, हमें इसके ऊपर हमें फोकस करना है, ये हमारे कंट्रोल एरियाज हैं। ठीक है, फिर रैंकिंग एंड मैपिंग रिस्क, हम रिस्क को पहले तो आइडेंटिफाई करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, मैप किया कि हाँ मैपिंग में क्या आ गई, ये टाइप्स ऑफ रिस्क हैं। रैंकिंग क्या है कि ये नंबर 1 रिस्क है, नंबर 2 रिस्क है, नंबर 3 रिस्क है। ठीक है सर, रैंकिंग एंड मैपिंग रिस्क विद RBIA will allow allocate activity will allow allocate activity and funds to areas that need the most attention, creating a unique risk management program rather than relying on external frameworks and recommendations. तो क्या बोलते हैं, अभी कहते हैं कि देखो, एक तो ये क्या है कि अपने जो फंड्स हैं, ठीक है, जो एक्टिविटी है, एक बिजनेस है उसकी जो एक्टिविटी है, तो उसके जो फंड्स हैं उन्हीं एरिया पे फोकस करेंगे जहाँ ज़्यादा टेंशन चाहिए। इससे क्या होगा, एक यूनिक रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम बन जाएगा, रादर देन रिलाइंग ऑन एक्सटर्नल फ्रेमवर्क्स एंड रिकमेंडेशन। कोई भी आया अपनी रिकमेंडेशन दे गया, सुझाव दे गया, उसको मान लिया, नहीं वो नहीं। तो हमें पता है कि हमारा एक अंदर का व्यक्ति, एक हमारा रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिटर बैठा है, वो हमें रिस्क को आइडेंटिफाई कर रहा है, हमें उसको मैनेज करना है। तो हमें देखना है कि ये विद इन द हमारा रिस्क एपेटाइट है या बियॉन्ड रिस्क एपेटाइट है। ठीक है, तो खाली एक्सटर्नल रिकमेंडेशंस मान लेना, कोई भी बंदा कुछ कह गया उसको मान लेना, वो नहीं रहेगा। यहाँ पे हमें पता है कि हमारा एक क्या है, एक ऑडिटर है जो हमें रिस्क की मैपिंग करके दे रहा है, रिस्क क्लासीफाई करके दे रहा है, रैंकिंग करके दे रहा है, और हमें पता है कि ये हमारे प्रायोरिटीज़ हैं, ये हमारे रिस्क है, हमने इसको मैनेज करना है। ठीक है ना, चलिए, वाइल कंप्लायंस फ्रेमवर्क्स आर नेसेसरी फॉर मैनी इंडस्ट्रीज, इट डोंट अकाउंट फॉर एवरी पोटेंशियल रिस्क द एंटिटी कुड फेस। बहुत सही बात कह रहे हैं कि जो कंप्लायंस फ्रेमवर्क क्या होता है, एक लीगल फ्रेमवर्क बना हुआ है। ठीक है, अभी हाँ भी ये कंप्लायंस है उसको आपने मानना है। ठीक है, प्रॉपर जो ऑडिटर आ रहा है वाउचिंग हो रही है, वेरिफिकेशन हो रही है, सब कुछ हो रहा है बस। ठीक है, तो फोकस जो एक बेसिक जो रिस्क मैनेजमेंट है उसके ऊपर फोकस रह नहीं जाता वहाँ पे। ठीक है, तो कहते हैं उसको देख ही नहीं पाते फिर। लाइंग ऑन दोज रिक्वायरमेंट्स अलोन कुड रिजल्ट्स इन रिस्क गोइंग अननोटिस्ड एंड अनअटेंडेड। खाली आप कंप्लायंस मैनेजमेंट कर लो, ठीक है, कंप्लायंस फ्रेमवर्क जो है लॉ लीगल एक फ्रेमवर्क है उसको फॉलो कर लिया, ठीक है, उससे बाकी की चीज़ें रह जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ फोकस किस पे गया हमारा, एक तो कंसिस्टेंसी हो गया। ठीक है, कंसिस्टेंट बेसिस पे मैनेजमेंट को पता लगता रहता है भी क्या क्या नए नए रिस्क आ रहे हैं, उस अकॉर्डिंग वो अपनी पॉलिसीज बदलती है। ठीक है,
फिर क्या है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी में क्या है कि जो ऑडिटर है वो बताता है कि मैनेजमेंट को भी हाँ भाई ये दिक्कतें हैं, ठीक है, ये काइंड ऑफ न्यू काइंड ऑफ रिस्क है। उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो मैनेजमेंट अपनी पॉलिसीज़ को, ठीक है, नई नई अकॉर्डिंगली बनाती है, वो चेंज करती है। ठीक है, स्पेसिफिसिटी क्या है कि स्पेसिफिक एरिया पे फोकस रहता है यहाँ पे, कि हमें पता है कि हमने एक रिस्क के ऊपर फोकस करना है। ऐसा नहीं कि कोई भी कुछ कह के चला गया हम मान लिया। तो जो हमारा ऑडिटर है उसने बता दिया कि हाँ ये स्पेसिफिक रिस्क है, ये हमने रिस्क मैपिंग करी है और ये रैंकिंग है रिस्क की, ये नंबर 1 रिस्क, नंबर 2, नंबर 3 रिस्क है। उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो मैनेजमेंट है, ठीक है, वो अपनी पॉलिसीज़ को फ्रेम करती है। तो खाली ये नहीं है कि हाँ भाई ठीक है, एक भाई कंप्लायंस फ्रेमवर्क उसको हमने फॉलो करना है कि ठीक है भाई, हाँ भाई उस फ्रेमवर्क को फॉलो कर लिया, बात खत्म, ऐसा नहीं है। रिस्क के ऊपर फोकस रहता है, ठीक है ना। फिर कहते हैं कि अब ये इसमें कवर क्या कुछ होता है, कहते हैं रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट प्लान, ठीक है, रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट प्रोसेस प्लान, ठीक है। कहते हैं स्टेप्स इन्वॉल्व क्या है इसमें, रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट प्रोसेस में क्या, प्रोसेस प्लान में क्या क्या होता है। पहले हम एक ऑब्जेक्टिव तय करते हैं, क्राइटेरिया एंड रिस्क एपेटाइट, भी हम ऑडिट करने जा रहे हैं, ठीक है, हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है इसका, ठीक है, क्या क्राइटेरिया है, किस बेस पे हम ऑडिट करने जा रहे हैं, ठीक है, और जो रिस्क एपेटाइट क्या है, ठीक है, वो पता करते हैं। अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट एंड प्रोसेसेस। अब बिजनेस का एनवायरनमेंट मतलब कि काइंड ऑफ इंडस्ट्री क्या है, ठीक है, एंटिटी की पोजीशन क्या है, ठीक है, मार्केट में पोजीशन क्या है, एंटिटी की जो लिक्विडिटी पोजीशन क्या है, रिसोर्सेज क्या क्या है इसके पास, ठीक है। तो पहले तो ऑब्जेक्टिव तय किया, क्राइटेरिया तय किया, रिस्क एपेटाइट तय किया, फिर समझा, ठीक है, कि बिजनेस एनवायरनमेंट को समझा, बिजनेस के प्रोसेसेस को समझा। फिर प्रिपेयर ऑडिट यूनिवर्स, हमें ओवरऑल ऑडिट में देखना क्या क्या है। प्रिपेयर ऑडिट यूनिवर्स मतलब हमने पूरे ऑडिट में देखना क्या क्या है। फिर इसको आइडेंटिफाई करना हो गया, इसको समराइज करना फॉर ईच ऑडिट एरिया, इस ऑडिट एरिया में ये रिस्क है, इसमें ये रिस्क है, ठीक है। रिस्क प्रायोरिटाइजिंग एंड रेटिंग, ठीक है, इसको प्रायोरिटाइज करना कि कौन सा भाई रैंकिंग टाइप हो गया कि कौन सा रिस्क पहले हमने देखना है कि कौन से रिस्क बड़ा है, कौन सा छोटा है, कोई कैसे है। कैटेगराइज रिस्क एंड लिंक टू ऑडिट एरियाज, इसको कैटेगराइज किया हमने। फिल्टर रिस्क, एक्सेप्टेबल रिस्क, अंडर टॉलरेंस लिमिट, असेस कंट्रोल एनवायरनमेंट, ठीक है, ड्राइव रेजिडुअल रिस्क रेटिंग, ड्राइव फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑडिट, डेवलप ऑडिट प्लान, अपडेट रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट प्रोसेस प्लान, सॉरी, रीअसेस रिस्क एंड कंट्रोल एनवायरनमेंट, ठीक है, प्लान हो गया, ठीक है, रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट प्लान, रीअसेस रिस्क एंड कंट्रोल एनवायरनमेंट, एलोकेट रिसोर्सेज, एंगेजमेंट शेड्यूलिंग एंड एग्जीक्यूशन, अप्रूवल फ्रॉम ऑडिट कमिटी। ठीक है, देखो पूरे बाद में क्या बोला उसने, ये कहते हैं कि जो ऑडिटर है उसने अपने ऑडिट करना है। अब उसकी जो प्रोसेस प्लानिंग कैसे रहेगी, ऑडिट को जो प्रोसेस, उसका ऑडिट की जो पूरी प्रोसेस है उसको कैसे प्लान करेगा, कि यानी मुझे ऑडिट परफॉर्म करना है तो मैं कैसे कैसे अपने ऑडिट को प्लान करूँगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो जैसे आपको पता है कि हाँ भी एक बंदे ने ऑडिट करना है, तो ऑडिट के लिए क्या करता है वो, ऑडिट स्ट्रेटजी बनाता है, ऑडिट प्लानिंग करता है। प्लानिंग में क्या आता है कि हाँ भाई मेरे इतने रिसोर्सेज हैं, इतने लोग हैं, इतना टाइम है, हमने इस प्रकार से काम करना है। तो यहाँ पे कहता है कि जो रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट है, पूरी जो प्रोसेस है उसकी प्लानिंग कैसे करेगा वो, तो सब बता रखा है कि अपना ऑब्जेक्टिव तय करेगा भी क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उस ऑडिट का एरियाज हैं, ठीक है, और इसके जो एपिटाइट है उसको आइडेंटिफाई करेगा। फिर जो पूरे बिजनेस एनवायरनमेंट को समझेगा, बिजनेस की प्रोसेसेस क्या क्या हैं, ठीक है, पूरा ऑडिट यूनिवर्स मुझे चेक क्या क्या करना है, इतने इतने डिपार्टमेंट्स हैं, ये सब कुछ है, और हर डिपार्टमेंट का अपना अलग रिस्क है, ठीक है, पूरे ऑडिट यूनिवर्स को समझेगा, रिस्क को आइडेंटिफाई करेगा, ठीक है, फिर वो रिस्क को प्रायोरिटाइज करेगा कि रिस्क की प्रायोरिटी कौन सी ज़्यादा प्रायोरिटी है जहाँ पे देनी है, ठीक है, इसको कैटेगराइज करना, फिल्ट्रेशन करनी, ठीक है, कि कौन सा बिलो रिस्क कैपिटल है, कौन सा अबव है, ठीक है। कंट्रोल एनवायरनमेंट को समझना, कंट्रोल एनवायरनमेंट मतलब वही इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो इफेक्टिवली एग्जिस्टेंस में है या नहीं है, इफेक्टिवली काम कर रहा है कि नहीं है, ठीक है, ये सब, ठीक है। अपना फिर फ्रिक्वेंसी देखना भी, कितने कितने टाइम बाद ऑडिट करना पड़ेगा हमें, ठीक है, कब कब विजिट करना पड़ेगा, कितने कितने टाइम गैप पे ऑडिट करना पड़ेगा, ठीक है। ऑडिट प्लान डेवलप करना, प्लान को फिर अपडेट करते रहना, ठीक है। फिर जो रिस्क हमने असेस किए थे उसको रीअसेस करना, कंट्रोल एनवायरनमेंट को रीअसेस करना, ठीक है। और फिर जो हम बात कर रहे हैं कि हाँ भी जो हमारा ऑडिट स्टाफ है उसको कहाँ लगाना है, किस तरीके से लगाना है, कितना टाइम लगाना है, ठीक है। हमने जो रिसोर्सेज ऑडिट के उसको एलोकेट करना है, एंगेजमेंट शेड्यूलिंग, एग्जीक्यूशन, अप्रूवल फ्रॉम ऑडिट कमेटी, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एंड इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग।
सेम एक क्या है कि हमारे एक आगे जाके एक छोटा सा चैप्टर है 2.5-3 पेजेस का, वहाँ भी ये सेम चीज़ कवर होगी। ठीक है, चलिए इस क्लास में हम यहीं वाइंड अप करते हैं। ठीक है, इस क्लास को हम यहीं वाइंड अप करते हैं। ठीक है, बाकी का चैप्टर क्या है हम बाकी की जो नेक्स्ट सेशन उसमें कवर करेंगे। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ लग रहा होगा। ठीक है, थोड़ा स्लो चल रहा है एक्चुअली में। कॉन्सेप्ट क्या है थोड़ा सा ये, अगर आप सीधा पढ़ाऊंगा तो आप समझ मोटा मोटा समझ आएगा, बाकी कहानी रह जाएगी। अब आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ रहा है कि यहाँ पे जो फोकस है वो किसके ऊपर है, रिस्क आइडेंटिफिकेशन के ऊपर है, रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर है। तो यहाँ पे जो ऑडिटर है वो मैनेजमेंट को बता रहा है कि यहाँ पे ये टोटल रिस्क थे। ठीक है, आपने इसको मैनेज किया, इसको नहीं किया। ये जो रिस्क है ये क्या है कि बिलो हमारी जो रिस्क एपिटाइट है, और ये क्या है अबव रिस्क एपिटाइट है। ठीक है, उसको किस तरीके से मैनेज करना है। और जब ये ऑडिट करेगा तो रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट जो प्रोसेस प्लानिंग करनी है तो कैसे करनी है वो हमने देखा। ठीक है ना, चलिए बेटा क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं। ठीक है, अगली क्लास को देखने से पहले आपने ये ध्यान रखना है कि जितना हमने पढ़ा एक बार रिवाइज जरूर कर लिया करो। लेक्चर को देखने के बाद 15 मिनट, आधा घंटा, घंटा जितना आपको लगता है, ठीक है, बंदे की स्पीड है, तो इस नोट्स को अच्छे से रिवाइज कर लेना एक बार। ठीक है बेटा, फिर क्लास को वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू बेटा।